हेलो फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, मैं जुलाई की जो 2022 की करंट अफेयर्स है मैं थोड़ा लेट कवर कर रही हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं नहीं कर पाई, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बट मैं अभी अब 10 दिन में आपका कंप्लीट करवा दूँगी। अगस्त के आने से पहले, अगस्त की उसके बाद कंप्लीट करवाएंगे। ओके, तो नाउ लेट्स कम टू जुलाई करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स विजन IAS। आप लोग प्लीज़ मंथली करंट अफेयर्स देखिए, बिकॉज अब जब मंथली करंट अफेयर्स देखेंगे तो आपको PT 365 करने में बहुत ईजी पड़ जाएगा। ओके, तो प्लीज़ उसको भी आप देखिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ द पॉलिटी सेक्शन ऑफ दिस। तो पॉलिटी सेक्शन में जो पहला टॉपिक है दैट इज कोऑपरेटिव्स। तो आई होप PT 365 जिन जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसमें मैंने कोऑपरेटिव्स पढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट आए थे तो वो मैंने पढ़ाया है आपको PT 365 में। बट इसमें हम देख लेते हैं पूरा अच्छे से, क्या है कोऑपरेटिव्स, क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो हम देख लेते हैं। ओके, तो कोऑपरेटिव्स में अगर बात करें तो यूनियन होम मिनिस्टर और कोऑपरेशन मिनिस्टर जो है, अभी उन्होंने 100th जो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स अभी मतलब समिट हुआ था, उसके ओकेजन में यूनियन होम मिनिस्टर और कोऑपरेशन मिनिस्टर ने अटेंड किया था सेलिब्रेशन न्यू दिल्ली में। ओके, अब मोर ऑन न्यूज़ में अगर देखा जाए तो कोऑपरेशन सेलिब्रेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किसने किया था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने ऑर्गेनाइज किया था एंड द नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ने मिलके किया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया बोथ आर टुगेदर टू ऑर्गेनाइज दिस सेलिब्रेशन। अब NC नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया व्हाट इज मतलब इनके फंक्शंस क्या है, ये है क्या, कौन सी बॉडी है। तो ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो सारे कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे कंट्री में होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। ओके, ये स्टेब्लिश की गई थी 1929 में एज ऑल इंडिया कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट एसोसिएशन एंड रीऑर्गेनाइज इसको किया गया एज NCIUI इन 1961। मेन थीम तो जो था इस इवेंट का इस बार का, बिल्डिंग अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, ऑब्वियसली क्योंकि हम सेल्फ आत्मनिर्भर भारत पे फोकस कर रहे हैं। तो बिल्डिंग अ सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड अ बेटर वर्ल्ड थ्रू कोऑपरेटिव्स। ओके, so this is the news and this is the celebration जो हुआ। now let's come to what are the cooperative principle। अब उससे पहले, पढ़ने से पहले हमको कोऑपरेटिव्स है क्या वो इंपॉर्टेंट है। तो कोऑपरेटिव्स क्या है, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब मेंबर्स आते हैं अपने से और ज्वाइन होते हैं। तो वॉलंटरी एसोसिएशन है किसी भी इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स का जो जिनका कॉमन नीड्स रहता है, मतलब जो कॉमन तरीके से सोचते हैं कि भाई मुझे इस चीज़ के लिए कुछ करना है। तो बहुत सारे मेंबर, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी लिव इन अ सोसाइटी तो वी फॉर्म अ कोऑपरेटिव, लाइक व्हेन पूरे मेंबर्स आते हैं तो उन लोगों का कॉमन नीड्स रहता है, जैसे कि हमारे सोसाइटी में ये गलत हो रहा है तो हमारा एक कोऑपरेटिव हम बनाएंगे जो हमारी सोसाइटी को हेल्प करेगा, तो दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव। ठीक है, बट अगर हम लार्जर टर्म्स में बात करें तो कोऑपरेटिव मींस जो पुअरर सेक्शन की हेल्प करने के लिए बनाया जाता है, जिनका मतलब कॉमन नीड्स होता है, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव्स इन अ लार्जर टर्म। जनरली इनका एम यही होता है कि हमारे मेंबर्स को हमको सपोर्ट करना है और फोकस करना है कि जो भी हमारे पुअरर सेक्शन है सोसाइटी के, उनका जो इंटरेस्ट है उनका इंटरेस्ट हार्म ना हो और उनको हम हेल्प करें और म्यूचुअल हेल्प जो है मिल पाए। तो दैट इज कॉल्ड द एम ऑफ द कोऑपरेटिव्स एंड दिस इज द डेफिनेशन। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। तो पहली चीज है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। ऑटोनॉमी मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, बिकॉज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है तो मेंबर आते हैं, एक साथ ज्वाइन होते हैं और कोई भी इनको रेगुलेट नहीं करता है ज़्यादा। फिर मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, बिकॉज वो लोग अपना ही पैसा लगाते हैं और अपने ही पैसे से सारी म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होता है। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स भी होता है। कंसर्न्स फॉर द कम्युनिटी एंड वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप होता है, तो कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी, तो जैसे मोडस ऑपरेंडी अगर बात करें तो क्या था पहले, तो फॉर्मेशन जो था कोऑपरेटिव का, पीपल जो है वो ग्रुप की तरह आते थे और अपना इंडिविजुअल रिसोर्सेज एक साथ लाते थे। मतलब जैसे मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ कोऑपरेटिव्स को, तो मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है मैं उसको लेकर जाऊंगी और उनको यूटिलाइज करेंगे इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। इन कोऑपरेटिव्स अगर बात करें तो पीपल जो है अपने विश के अकॉर्डिंग एंटर करते हैं और जब भी उनका मन करे वो लीव कर सकते, छोड़ सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट उनको ट्रांसफर, बट जो
शेयर है वो अपना ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बट दे कैन नॉट ट्रांसफ़र देयर शेयर। अब रेलेवेंस क्या है, तो रेलेवेंस अगर बात करें तो मोर देन 12% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो एसोसिएटेड है हमारे कोऑपरेटिव से, और 30 लाख कोऑपरेटिव्स जो है हमारे यहाँ है। और जॉइंट कोऑपरेटिव इकोनॉमी जो है हमारी इंडिया की इज़ द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक यूनिट है। ओके, तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक यूनिट है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव वर्क कर रहे हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हो गई। ठीक है, तो दीज आर द कोऑपरेटिव्स अमंग 300 लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द वर्ल्ड। अगर बात करें तो 3 सोसाइटी इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट है जो आती है उसमें। पहली है अमूल, आपने देखा होगा, दूसरी है इफ्को, एंड तीसरी है KRI BHCO। ये तीनों जो है वो भी इंक्लूड की गई हैं 300 लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के वर्ल्ड में। अब क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज से लेकर, तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्या पढ़ा होगा, 93rd अमेंडमेंट, ठीक है, 92nd अमेंडमेंट पढ़ा होगा कोऑपरेटिव्स के लिए, है ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? मतलब मैंने कोऑपरेटिव्स जब पढ़ाया था आपको उसमें PD 365 में, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है ये कोऑपरेटिव्स, और कौन से किस किस में जोड़ा गया है। तो 97th अमेंडमेंट के थ्रू कोऑपरेटिव्स जोड़ा गया था, और उसमें क्या था कि पार्ट 3 में भी फंडामेंटल राइट्स में भी जोड़ा गया, फिर पार्ट 4 में भी जोड़ा गया, DPSP में भी, तो सब में जोड़ा गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर बात करें तो कोऑपरेटिव्स जो है वो किसके अंदर आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। स्टेट लिस्ट मतलब 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट ही लॉ बना सकता है, यूनियन लिस्ट में यूनियन लॉ बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। ओके, सो कोऑपरेटिव्स जो है स्टेट लिस्ट में आते हैं, तो स्टेट ही लॉ बना सकता है अंडर द 7th शेड्यूल। ठीक है, एंड कोऑपरेटिव्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स में भी आते हैं। वहाँ पे बोला गया है कि आप कोऑपरेटिव्स फॉर्म कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज C। फिर प्रमोशन जो है कोऑपरेटिव्स का ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव है जो कि DPSP में भी मेंशन है आर्टिकल 43B में। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट फॉर्म हुआ 2002 का, जो कि प्रोवाइड करता है कि जितनी भी सोसाइटीज़ जो है ऑपरेट कर रही हैं मोर देन एक से ज़्यादा स्टेट में, उनका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। Now let's come to what are the challenges faced by cooperatives in India। तो lack of democratic spirit में पहला है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। पहली चीज़ है कि गवर्नमेंट जो भी कॉपरेटिव्स में फाइनेंसेस आते हैं वो मेजर सोर्स जो फाइनेंसेस आते हैं, जहाँ भी सोर्स जो होता है उनका, वो फाइनेंसेस का गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट जो है अगर ज़्यादा फाइनेंसेस देगी तो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी ज़्यादा होगा, तो दैट इज़ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। फिर पॉलिटिसाइजेशन, तो बहुत सारी जो कॉपरेटिव्स हैं वो लोकली जो पावरफुल पीपल होते हैं ना वो डोमिनेट करते हैं। जब वो डोमिनेट करते हैं तो उनकी ही चीज़ें मानी जाती हैं। तो नीचे कास्ट के लोग, नीचे के लोग जो भी बहुत ही पुअरर सेक्शन है, उनका जो इंटरेस्ट है वो नहीं लिया जाता, तो उनका ये भी एक पॉलिटिसाइजेशन भी एक इशू है। फिर रीजनल इम्बैलेंस इन ग्रोथ अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो हमारी महाराष्ट्र और गुजरात में वेल डेवलप्ड है, बट कोऑपरेटिव जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में है लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वो वेल डेवलप नहीं है, तो वो भी एक रीजनल इम्बैलेंस भी प्रॉब्लम है। एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल, तो मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव्स जो है वो कन्फाइंड है, मतलब कन्फाइंड टू अ फ्यू मेंबर्स एंड देयर ऑपरेशन एक्सटेंड ओनली टू 1 or 2 विलेजेस। एज अ रिजल्ट तो रिसोर्स जो है वो भी लिमिटेड है। इनएडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स, शॉर्टेज है हमारे स्किल वर्कफोर्स का, इनएबिलिटी है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन की, बिगेस्ट चैलेंज है। फिर कोऑपरेटिव्स बैंक एंड स्पेसिफिक चैलेंजेस की अगर बात करें तो डुअल रेगुलेशन, रेगुलेशन कौन करता है, RBI भी रेगुलेट करती है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट के थ्रू भी रेगुलेट होता है। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, बिकॉज 2 लॉ है तो हमको समझ में नहीं आता हम किस लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न किए जा रहे हैं। सिंकिंग बैलेंस शीट, ऑब्वियसली मेनी ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर बात करें तो उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो बहुत हायर है देन द कमर्शियल बैंक। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो NPA जो है कोऑपरेटिव बैंक का केरला में वो 38% से ज़्यादा क्रॉस कर दिया गया है, ठीक है, हो गया है। गवर्नेंस इशू की बात करें तो लैक ऑफ मॉडर्न बैंकिंग प्रैक्टिसेस, lacks कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एटसेट्रा। तो एग्जाम्पल क्या है, पुअर गवर्नेंस रिजल्टेड इन फेलियर ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, तो ये भी एक इशू है। तो दीज आर द इशूज जो हम वो कर सकते हैं, मतलब जो कुछ चैलेंजेस हैं हमारे कोऑपरेटिव्स में। कहला है लैक ऑफ डेमोक्रेटिक में 4 चैलेंजेस हैं, पॉलिटिसाइजेशन, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, रीजनल इम्बैलेंसेज एंड इनएडिक्वेट हमारे स्किल वर्कफोर्स, ठीक है। और स्पेसिफिक चैलेंजेस की बात करें तो हायर NPAs है, डुअल रेगुलेशन एंड गवर्नेंस इशू है। तो दीज
आर द इशूज. ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिव्स. पहली चीज़ कि लोकल एक्सपर्टीज एंड प्रॉफिट्स को बिल्डअप करते हैं, बिकॉज लोकल एरिया में ये ज़्यादा वर्क करते हैं. फिलॉसफी जो है म्यूचुअल हेल्प की, उसमें हेल्प करते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो शेयर करते हैं एक दूसरे, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे. और लीडरशिप को प्रमोट करते हैं. इक्वल वोटिंग राइट्स होता है जिसके कारण डेमोक्रेटिक स्पिरिट भी प्रमोट होता है. अफोर्डेबल फाइनेंसेस होते हैं. पॉवर्टी और इनइक्वालिटी रिड्यूस होती है जहां भी इन्होंने वर्क किया है. बिल्डिंग सोशल कोहेशन, फॉस्टर जेंडर इक्वालिटी, जनरेट एम्प्लॉयमेंट. ओके, तो दीज आर द बेनिफिट्स. नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया. अगर इंडिया में बात करें तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई जो कि सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है कोऑपरेटिव्स के लिए. फिर बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया. ये आरबीआई को पावर देता है कि अपने बोर्ड को आप सुपरसीड कर सकते हो. जो भी कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड हैं उनको सुपरसीड कर सकते हो और कोऑपरेटिव बैंक्स को अलाउ कर सकते हैं कि वो अपना मनी जो है वो पब्लिक से इशू कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं. फिर नाफेड आया. नाफेड जो है ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स को असिस्ट करता है कि आप मार्केटिंग बिजनेस जो है अपना बढ़ाइए. फिर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आया जो कि 1963 में आया. ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो भी स्कीम्स है हमारी गवर्नमेंट लॉन्च करती है मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और प्रैक्टिसिंग से लेकर, तो ये प्रोवाइड करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. फिर एन्योलमेंट ऑफ 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 बाय द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने 97 यही वाला जो है, यही PT 365 में मैंने पढ़ा है कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी एन्योल कर दिया है. एक्ट अमेंड किया था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज C को कि जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको प्रोटेक्शन किया जाए. इंसर्टेड आर्टिकल 43B रिलेटिंग टू देम. कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि पार्ट 9B जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऑपरेटिव तभी होगा इन सो फार एज इट कंसर्न्स विद मल्टी state cooperative societies both within the various states and UTs. तो पार्ट 9B of the constitution जो है वो dictated the terms of running cooperative societies. Okay, so this is the steps जो गवर्नमेंट ने लिए हैं. Now let's come to way ahead to strengthen cooperatives movement in success story. Promote democratic spirit, जो कि हमारे यहाँ कमी है तो उसको स्पिरिट को बढ़ाना है. कैसे बढ़ाएंगे? हमको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है उसको कम करना है. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हमको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर आना है क्योंकि क्या होगा इसके लाने के बाद हमारी जो पब्लिक है उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी सारे कोऑपरेटिव्स के बारे में. डायरेक्टर को मैंडेट करना है, जो भी कोऑपरेटिव्स के डायरेक्टर होते हैं, कि वो अपना एसेट्स जो है हर साल डिक्लेयर करें. अवेयरनेस क्रिएट करना है अमंग मेंबर्स और इम्पार्ट करना है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. फिर मल्टीपर्पज सोसाइटीज़ को प्रमोट करना है. मल्टीपर्पज सोसाइटीज़ जो है बैलेंस्ड और इंटीग्रेटेड व्यू रखेंगी किसी भी टॉपिक में, किसी भी प्रॉब्लम्स में, तो इसलिए हमको उसको प्रमोट करना है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है. डिजिटलाइजेशन बढ़ाना है. बैंकिंग बिजनेस जो है हमारे उसको भी बढ़ाना है. स्किल वर्कफोर्स को भी बढ़ाना है. तो दीज आर द वे अहेड टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया. ठीक है. ओके, सो दिस इज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज. नाउ लेट्स कम टू राइट टू बी फॉरगेटन. तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है PT 365 में. तो बहुत सारी चीज़ें जो है रिपीट होती है, तो बार बार अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमको दिमाग में बैठ जाती है, याद हो जाती है. तो इसलिए जो है ये सब आपको मैं जब भी आता है, बार बार आता है, हर बार पढ़ाती हूँ. बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं कोई टॉपिक छुड़वाती हूँ आपको कि नहीं चलो ठीक है ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये नहीं पढ़ाएंगे. ओके, तो राइट टू बी फॉरगेटन अगर बात करें तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से ये डिटेल्स जो है एक कपल थे जिनका इंटरनेट और सर्च इंजन्स में बहुत सारा ज़्यादा उनका डिटेल्स शो हो रहा था. तो उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम अपनी रजिस्ट्री से डिटेल्स जो है कपल की उसको रिमूव कर देंगे. तो इसलिए ये न्यूज़ में है. तो मोर ऑन न्यूज़ में अगर देखें तो पिटिशनर ने, जो भी पिटिशनर था जिन्होंने पिटिशन फाइल की थी, कंटेंटेड दैट हर नेम इन अ पब्लिक डोमेन कॉजेज एम्बेरसमेंट, सोशल स्टिग्मा एंड इन्फ्रिंजेस हर प्राइवेसी. तो उन्होंने बोला था कि भाई मेरी जो डोमेन में मेरा जो नेम है, मतलब इंटरनेट में जो भी नेम हो रहा है उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा सोशल स्टिग्मा झेलना पड़ रहा है और हमारी प्राइवेसी जो है हर्ट हो रही है. तो पिटिशनर ने राइट टू बी फॉरगेटन जो है उसको रेज किया और राइट टू इरेजर बीइंग अ राइट टू प्राइवेसी जो है उसको लाया और उन्होंने बोला कि हमारा जो डेटा है उसको इरेज करिए अंडर द राइट टू प्राइवेसी. डायरेक्शन एक्सपेंड्स द एम्बिट ऑफ. तो अभी ये जो डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसने जो राइट टू प्राइवेसी का एम्बिट था उसको बढ़ा दिया. उसके अंदर उन्होंने राइट टू बी फॉरगेटन भी मतलब डेटा को रिमूव करने की भी बात की है. अब राइट टू बी प्राइवेसी विस राइट टू बी
फॉरगेटन की अगर बात करें तो राइट टू प्राइवेसी जो है अंडर 21 आर्टिकल में बोला गया है इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट पब्लिक, ठीक है। वेयर इज राइट टू बी फॉरगेटन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन जो भी पब्लिकली अवेलेबल है सर्टेन टाइम के लिए, वो अलाउ नहीं करना कि थर्ड पार्टीज जो है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, तो वो होता है राइट टू बी फॉरगेटन, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज राइट टू बी फॉरगेटन। तो राइट टू बी फॉरगेटन का मतलब वही होता है पब्लिकली जो भी हमारा पर्सनल डेटा अवेलेबल है हम उसको इंटरनेट से रिमूव कर दें, तो दैट इज कॉल्ड राइट टू बी फॉरगेटन। किसी भी सर्च डेटा, किसी भी इंजन, अगर वो नो लॉन्गर मतलब अभी ज़रूरत नहीं है उस डेटा की, तो हम उसको रिमूव कर दें। अब राइट टू बी फॉरगेटन जो है उसका ओरिजिन जो हुआ था वो राइट टू बी ऑब्लियन जो है फ्रेंच जो हमारा जुरिस्प्रूडेंस था वहाँ पे आया था, और ये यूटिलाइज किया गया था बाय फॉर्मर ऑफेंडर्स, जो पहले के ऑफेंडर्स थे उन्होंने यूटिलाइज किया था, हु हैव सर्व देयर सेंटेंस टू ऑब्जेक्ट टू पब्लिकेशन ऑफ material regarding their offense and consequent conviction. It was right seen necessary to provide easier social integration of erstwhile offenders. However, अगर बात करें right to be forgotten जो है वो absolute right नहीं है, इसमें भी reasonable restrictions लगाए जा सकते हैं। अब ये recognize किया गया था as a statutory right यूरोपियन यूनियन में भी under GDPR, ठीक है, और अपहेल्ड किया गया था, बहुत सारे नंबर ऑफ कोर्ट्स ने अपहेल्ड किया था कि ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के हो गए, और ये इम्प्लिसिटली रिकग्नाइज किया गया था राइट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय यूरोपियन यूनियन डायरेक्टिव ऑन डेटा प्रोटेक्शन इन 1995। अब आर्टिकल 17 जो है GDPR का 2016 का, वो प्रोवाइड करता है कि हम डेटा को इरेज भी कर सकते हैं और राइट टू बी फॉरगेटन भी कर सकते हैं, जो कि परमिट करता है जो भी डेटा सब्जेक्ट टू रिक्वेस्ट अ कंट्रोलर टू डिलीट पर्सनल डेटा, मतलब पर्सनल डेटा आप डिलीट कर सकते हो अगर उसके ज़रूरत है तो। 2015 में रशिया ने भी एक लॉ एनेक्ट किया, उन्होंने अलाउ किया कि यूज़र्स को फोर्स किया कि सर्च इंजन से जो भी आप डेटा यूज़ करते हो उसको रिमूव करें, उसके लिंक्स रिमूव करें पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, अगर वो ऑन ग्राउंड्स ऑफ इररेलेवेंसी, अगर इररेलेवेंट है, इनएक्यूरेसी और वायलेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ का वायलेशन हो रहा है। यूएसए में अगर बात करें तो ये भी वाइड सपोर्ट देते हैं राइट टू बी फॉरगेटन को, बट ये लॉ के अकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं किया जाता, बट वो नॉर्मल सपोर्ट देते हैं। अब राइट टू बी फॉरगेटन इन इंडिया की बात करें, ये तो अदर कंट्रीज़ की हो गई इंटरनेशनली। इंडिया में बात करें तो यहाँ पे कोई भी लॉ नहीं है जो स्पेसिफिकली हमको प्रोवाइड करता है कि राइट टू बी फॉरगेटन हमको देना चाहिए। हाउएवर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया था 2019 का, जो कि विड्रॉ हो गया है, वो डॉक्ट्रिन जो है इसका अपने जो एक्ट में है उन्होंने इम्प्रूव किया था, बट ये जो एक्ट जो है बिल जो है वो विड्रॉ हो गया, तो इसलिए अभी ये आया भी नहीं। अनलाइक द GDPR अगर बात करें तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल सिर्फ यही प्रोवाइड करता है कि जो भी हमारा पर्सनल डेटा है उसको प्रिवेंट करिए कि वो जो है डिस्क्लोज ना हो, और बट वो डेटा को डिलीट करने की बात नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था वो जो है डेटा को डिलीट करने की बात नहीं करता, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि प्रिवेंट करिए कि वो डेटा जो है डिस्क्लोज ना हो। बट जो GDPR है वो डेटा को इरेज करने की भी बात करता है, एज वेल एज प्रिवेंट भी करता है, ओके। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 जो है वो करंट रिजीम है, जिसके कारण हम डेटा को हम देखते हैं, हमारा जो इंटरनेट पे पर्सनल डेटा शो हो रहा है उसको हम देखते हैं, ठीक है। ऑल्सो डज नॉट हैव एनी प्रोविजन रिलेटिंग टू राइट टू बी फॉरगेटन, बट राइट टू बी फॉरगेटन का कोई भी प्रोविजन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में भी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है राइट टू बी फॉरगेटन के लिए। इन लैंडमार्क केस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू बी फॉरगेटन जो है ये पार्ट है हमारे राइट टू लाइफ का अंडर आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखा कि राइट टू बी फॉरगेटन जो है वो दिया जाएगा विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी उसमें किया जाएंगे, दैट इट कुड नॉट बी यूज्ड इफ द मटेरियल इन क्वेश्चन वाज रिक्वायर्ड। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इंफॉर्मेशन एक्साइज कर देते हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ड्यूटी जो है पब्लिक इंटरेस्ट में है, तब आप नहीं इरेज कर सकते, इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं इरेज कर सकते। तो दीज आर द पॉइंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किए कि तब आप राइट टू बी फॉरगेटन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अब व्हाट आर द इश्यूज विथ राइट टू बी फॉरगेटन। पहली चीज़, इश्यूज़ क्यों है, क्यों हम इतना राइट टू बी फॉरगेटन कर रहे हैं बट हम ला नहीं पा रहे हैं। पहली चीज़ है स्कैटर्ड डेटा। तो डेटा जो है आपको पता होगा बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल क्लाउड्स, जितने भी हमारे इंटरनेट है, इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें डेटा जो है स्कैटर्ड है तो जिसके कारण ये बहुत ही
डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम डेटा को कंप्लीटली डिलीट कर पाएँ हर जगह से, ओके, एज रिक्वेस्टेड बाय पर्सन। दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन। तो सक्सेस रेट है जो गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट कब करती है, रिमूव करती है पोर्नोग्राफिक मटेरियल, वो भी बहुत ज़्यादा लो है, देखा हमने सक्सेस रेट। तो ये भी तो सक्सेस रेट जब इसी का इतना कम है, तो हम इम्प्लीमेंटेशन राइट टू बी फॉरगेटन का बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर री एमर्जेंस की बात करें तो राइट टू बी फॉरगेटन जो है वो कंप्लीटली रिमूवल ऑफ डेटा को, पर्सनल डेटा को इंश्योर नहीं कर सकता है, नहीं करता है, एज देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा बीइंग अपलोडेड अगेन। ऑब्वियसली डेटा जो है दोबारा अपलोड हो सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो एन ओवरली बोर्ड राइट टू बी फॉरगेटन वुड नेसेसिटेट इंटरनेट मॉनिटरिंग एंड फोर्स वेब सर्च टूल्स और साइट्स टू रिमूव स्पेसिफिक मटेरियल। ठीक है, ये भी हर्ट होगा। फिर पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है राइट टू बी फॉरगेटन और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में। फॉर इंस्टेंस अगर बात करें, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा विथ रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस कमिटेड बाय इंडिविजुअल्स टेक प्रेसिडेंस ओवर हिज राइट टू बी फॉरगेटन। ठीक है, तो ये भी एक इशू है। अब वे फॉरवर्ड की बात करें तो पहली चीज़ है हमको बैलेंसिंग राइट बनाना है। तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहिए राइट टू बी फॉरगेटन का, और डिवाइस करना चाहिए, एक मेथड बनाना चाहिए कि वो जो है कंप्लीटिंग राइट, जो कंपीटिंग राइट है, राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दोनों को हम बैलेंस बना के चले, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी हम लाए, जो कि हमने अभी विदड्रॉ कर दिया, वो हमको लाना ज़रूरी है। डिस्कार्ड डेटा, ऑनलाइन सर्च टूल से जो भी उनके प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करिए और डिस्ट्रॉय करिए इंफॉर्मेशन, अगर स्पेसिफिक टाइम के बाद वो यूज़फुल नहीं है तो। फ्रेमवर्क एक बनाइए और बैलेंस करिए राइट टू बी फॉरगेटन के बीच में और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, राइट जो है इंफॉर्मेशन का वो पब्लिक को अवेलेबल होना चाहिए और वो प्रिवेल होना चाहिए ओवर राइट टू बी फॉरगेटन। ओके, तो दीज आर द वे फॉरवर्ड एंड दिस इज द राइट टू बी फॉरगेटन। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA। ओके, तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2022 टू रिड्यूस कंप्लाइंस बर्डन ऑन सिटीजन्स। ठीक, तो उन्होंने बोला है कि जो भी कंप्लाइंस बर्डन है सिटीजन्स पे उसको रिड्यूस करेंगे। तो मोर ऑन न्यूज़ में अगर देखें तो उससे पहले हम इवोल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद मोर ऑन न्यूज़ देखते हैं। तो इवोल्यूशन जो है FCRA का कैसे हुआ, तो पार्लियामेंट ने पहली बार कंसर्न रेज किया था फॉरेन पावर इंटरफेरेंस में। क्या होता था कि जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो भी वो थे, NGOs थे, सारी चीज़ें थी, तो वहाँ पे क्या है, फॉरेनर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते थे थ्रू मनी। ओके, तो क्या था, इलीगल मनी भी बहुत ज़्यादा आता था। तो पार्लियामेंट ने एक कंसर्न रेज किया फॉरेन पावर इंटरफेरेंस पे। फिर 1976 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आया 1976 का, वो एनेक्ट किया गया ड्यूरिंग द इमरजेंसी। 2010 में FCRA 2010 आया, जो कि कंसोलिडेट किए सारे लॉस को, और उन्होंने जो फॉरेन फंड्स थे उनको यूटिलाइज किया और प्रोहिबिट किया कि कोई भी कोई भी एक्टिविटीज़ ऐसी प्रमोट नहीं करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को हार्म करें। 2020 में अमेंड किया FCRA 2010 आया फॉर टाइटर कंट्रोल एंड स्क्रूटनी ओवर द रेसिपिएंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड बाय द NGOs। अब 2022 का रूल्स आया है। अब इसमें रूल्स में अगर बात करें तो 2000 उन्होंने किस रूल्स को अमेंड किया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो रूल्स था 2011 का, उसको अमेंड किया। और उन्होंने बोला कि अब जो है इंडिविजुअल्स अप टू 10 लाख तक सेंड कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज, लेजिस्लेचर, इलेक्शन कैंडिडेट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जजेस, जर्नलिस्ट, मीडिया, इन सबको सेंड कर सकते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या था कि 10 लाख भी आपको अगर किसी को देना है तो आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बट अब जो है अब आप गवर्नमेंट को बिना इन्फॉर्म किए इंडिविजुअल्स जो है 10 लाख तक सेंड कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, और इफ़ द अमाउंट एक्सीड, अगर 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट एक्सीड हो रहा है, 10 लाख से ज़्यादा सेंड कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल्स को 3 मंथ पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अगेंस्ट 30 डेज। पहले क्या था, 30 डेज पहले करना पड़ता था, बट अब क्या कर दिया कि 3 मंथ पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो 3 चीज़ें हो गई। 10 लाख तक आप बिना गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे आप सेंड कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि अगर 10 लाख से ज़्यादा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और 3 मंथ पहले लेटर देना पड़ेगा। 3 मंथ पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पहले कितना था, 30 डेज पहले था, बट अब 3 मंथ हो गया। और एंटिटीज जो रिसीव कर सकती हैं फॉरेन फंड्स, मतलब इंडिविजुअल से फंड्स, वो हैं पॉलिटिकल पार्टीज, लेजिस्लेचर मेंबर्स, इलेक्शन कैंडिडेट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जजेस, जर्नलिस्ट, मीडिया हाउसेज, जो पहले जो है
पहले जो थी बेयर्ड थी, मतलब इनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाता था, बट अब जो है इनको बोल दिया गया है 2022 के रूल्स में कि आपको भी दिया जाएगा। अब टाइम लिमिट जो प्रिस्क्राइब की गई है इंटीमेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन और प्रायर परमिशन के लिए, वो पहले 45 डेज, मतलब पहले 15 डेज थी, अब 45 डेज कर दी गई है। और कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो थे FCRA के अंदर उसको भी इंक्रीज करके 12 कर दिया गया है, पहले 7 थे। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहाँ पे कंप्लेनेंट जो है वो एग्री करता है, जो कंप्लेंट करता है वो एग्री करता है कि हम चार्जेस को जो भी चार्जेस उसके ऊपर लगे थे, किसी पर्सन के ऊपर उसने लगाया था, तो वो चार्जेस वो ले सकता है अगेंस्ट द एक्यूज्ड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू FCRA पर्पस एंड प्रोविजंस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है कि डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाई एनी फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी। ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब कि आप किसी भी चीज़ का डोनेशन कर रहे हो, डिलीवरी कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो किसी भी अपने कंट्री में, किसी भी उसमें। ठीक है, तो FCRA जो है वो इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इम्प्लीमेंट करती है, और सपोर्ट कौन करता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो अप्रूवल देती है, और रिजेक्शन थ्रू इन्वेस्टिगेशन ऑन एक्सीडेंट। द गवर्नमेंट ऑर्डर्स कैन बी चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है। अब मेजर प्रोविजंस जो थे पोस्ट 2020 अमेंडमेंट के, मतलब 2020 के बाद क्या क्या अमेंडमेंट आए इसके अंदर, तो उसमें क्या क्या मेजर प्रोविजंस थे वो देख लेते हैं। ये एप्लीकेबल होगा अक्रॉस इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। ऑन इंडियन सिटीजन्स में भी एप्लीकेबल होगा, जो भी हमारे आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, तो इंडियन सिटीजन जो हमारे इंडिया के बाहर रह रहे हैं उन पे भी एप्लीकेबल होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, ये एप्लीकेबल सिर्फ इंडिया पे है, आउटसाइड इंडिया जो भी इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं उन पे नहीं है, तो बिल्कुल रॉन्ग होगा स्टेटमेंट कि जो भी इंडियन सिटीजन्स आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं उन पे भी एप्लीकेबल होगा, और अक्रॉस इंडिया भी एप्लीकेबल होगा, और सारे एसोसिएशन, ग्रुप्स, NGOs हर पे एप्लीकेबल होगा। अब इन्होंने प्रोहिबिट किया कि जो भी मतलब जो अभी जो है हमारे उसमें पहले क्या था कि 2020 के बाद फॉरेन फंड्स जो भी रिसीव करते थे इलेक्शन कैंडिडेट, जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर, मीडिया, इन सबको जो थे ये पहले प्रोहिबिटेड थे, बट 2022 का जो रेगुलेशन रूल्स आए, अमेंड किए गए, उसमें ये सब एप्लीकेबल है। फिर प्रायर परमिशन जो है लेनी पड़ेगी आपको फॉरेन फंड रिसीव करने के लिए, थ्रू मैंडेटरी आधार कार्ड आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सबमिशन देना पड़ेगा। डेजिग्नेटेड FCRA अकाउंट में ही आप पैसा ले सकते हैं, जैसे कि SBI के ब्रांचेस हो गए और न्यू दिल्ली टू रिसीव फंड्स। कोई भी फंड्स जो है अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन वो डिपॉजिट और रिसीव होंगे इसमें, तो वो ट्रांसफर्ड किया, इट कांट बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर पर्सन और NGOs, तो वो किसी को ट्रांसफर नहीं होंगे। अब वैलिडिटी जो है रजिस्ट्रेशन की, FCRA रजिस्ट्रेशन की, वो 5 साल की है। NGOs आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई, और उनको NGOs को बोला गया है कि आप जो है 6 मंथ रिन्यूअल हर बार करवा सकते हैं। एक्सपायरेशन जैसे ही एक्सपायरी होने लगेगा आपका रजिस्ट्रेशन, तो आप 6 मंथ पहले ही आप उसको रिन्यू करवा लें। फिर यूज ऑफ फंड्स फॉर लिमिटेड पर्पस, उन्होंने बोला लिमिटेड पर्पस के लिए ही आप यूज करेंगे, फॉर विच इट वाज रिसीव्ड विथ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20%। 20% जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। अर्लियर 50% था, बट अब 20% बोल दिया, लिमिटेड कर दिया है। कंपलसरी फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स जो है आपको कंपलसरी फाइल करना पड़ेगा। तो दीज आर द 2020 के बाद जो भी अमेंडमेंट्स आए। अब इंपॉर्टेंस क्या है? FCRA का यही एम है कि वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करे। ऑब्वियसली फॉरेन फंड्स आ रहे हैं, ब्लैक मनी आ रही है, मतलब मान लीजिए वो ब्लैक मनी हो, कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी चीज़ से डोनेशन आ सकता है। तो अगर वो आ रहा है तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हार्म हो रहा है कि कोई भी पार्टी मान लीजिए हमारे इंटरेस्ट के लिए, नेशनल के लिए हमारे ना वर्क कर रही हो, तो नेशनल इंटरेस्ट हार्म होगा। तो इसलिए FCRA का एम यही है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना, सोवरेन डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक वैल्यूज है हमारी, उनको प्रोटेक्ट करना। अब पहली चीज़ है मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली देयर हैव बीन एलिगेशन दैट सम फॉरेन फंड्स जो है NGOs डेलिबरेटली यूज करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हमारे होते हैं उनको हार्म करने के लिए, कि ये नहीं करना है आपको, तो ये इसके लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमारे इंडिया के ग्रोथ को हर्ट करता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, ऑब्वियसली फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ किए जाते हैं सोशो कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि हमारे विच क्रिएट्स थ्रेट टू इंडियन डाइवर्सिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात करें तो ग्लोबल आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूज़ करती हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को इम्पोज करने के लिए, तो NGO जो है वो मिसयूज़ करते हैं पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। सोवरेन एंड फ्रेंडली फॉरेन रेगुलेशन की बात करें तो FCRA जो है helps in avoiding foreign influence over government decision making and its relation with other country. ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो रेगुलेशन जो है एंड नेसेसरी कंप्लाइंस अंडर
FCRA help in making NGOs transparent and accountable. Okay, so these are the importance of FCRA. Now let's come to what are the concerns. इन लास्ट फ्यू ईयर्स अगर बात करें तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के कारण और बहुत सारे अदर रीजंस के कारण एनजीओ जो है, नंबर ऑफ एनजीओ जो रजिस्ट्रेशन किए गए थे, मतलब रजिस्टर किए थे, इसमें उन्होंने अभी कैंसिल कर दिया और रिन्यू कर दिया. तो पहली चीज़ है, कंसर्न्स क्या है, टारगेटिंग ऑफ एनजीओज ड्यू टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थ्रू मिसयूज ऑफ FCRA. तो क्या होता है कि एनजीओज जो है पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं FCRA के जो वो हैं उसको मिसयूज़ करते हैं. एनजीओ की फंक्शनिंग हर्ट होती है. कैसे हर्ट होती है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जो है लिमिटेशन है कि आप इतना ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी हर्ट होता है. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्राइवेसी, फॉर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, ये सारी चीज़ें वॉयलेट होती हैं क्योंकि लिमिटेशन है. हमारे बैंक अकाउंट पे मैंडेटरी आपको आधार सबमिशन करना ही है. अगेंस्ट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड इथोस ऑफ इंडिया which has multiple interest groups with a vital role of NGOs to create awareness. So these are the concerns. Now let's come to what are the way forward. तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है FCRA की बोली है, अपहेल्ड किया. उन्होंने बोला है कि बहुत ज़रूरी है FCRA, क्योंकि फॉरेन डोनेशन जो है वो एज रिसीविंग ऑफ फॉरेन डोनेशन कैन नॉट बी एब्सोल्यूट राइट, और पार्लियामेंट जो है उसको रेगुलेट कर सकती है. तो उन्होंने बोला जो भी आप फॉरेन डोनेशन मिलता है आपको, वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उसमें आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है पार्लियामेंट जो है उसको रेगुलेट कर सकती है. एज इट मोरल ऑब्लिगेशन ऑन NGOs टू फॉलो रेगुलेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी. तो पहली चीज़ है, फुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए इंडिविजुअल्स के लिए, और डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी होना चाहिए कि स्टेट और लोकल लेवल्स जो है वो भी पार्टिसिपेट कर सके एज पर रिकमेंडेड बाय सेकंड ARC. ठीक है, तो दीज आर द वे फॉरवर्ड. दिस इज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2022. नाउ लेट्स कम टू मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021. तो रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि 4 स्टेट जो है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड असम, उन्होंने अभी टेनेंसी लॉ को रिवाइज किया है इन लाइन विथ मॉडल टेनेंसी एक्ट. अब मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 का मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने अप्रूव किया था. जो भी रेंटिंग प्रोसेस है हमारी और सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, उसको स्ट्रीमलाइन किया था और एड किया था रेंट इकोनॉमी इन स्टेट सेक्टर. 2021 में जम्मू एंड कश्मीर इज़ द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जिन्होंने मॉडल टेनेंसी एक्ट को अडॉप्ट किया था. और आपको पता होना चाहिए हाउसिंग जो है हमारा क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट लिस्ट में आता है, तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमारा जो स्टेट के पास राइट होता है कि स्टेट जो है इनको रेगुलेट कर सके. बहुत सारे एग्जिस्टिंग टेनेंसी प्रोविजन जो है रिप्लेस किए गए. 70 ईयर्स ओल्ड ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रजिस्ट्रेशन, उसको भी रिमूव किया गया. एज पर सेंसस बात करें 2011 के हिसाब से नियरली 1.1 करोड़ हाउसेज जो हैं वो वैकेट किए गए कंट्री में. मेकिंग दीज हाउसेज अवेलेबल ऑन रेंट विल कॉम्प्लीमेंट द विजन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022. ओके, अब की हाईलाइट्स क्या है हमारे की हाइलाइट्स क्या है मॉडल टेनेंसी एक्ट के 2021 को. पहला है एप्लीकेबिलिटी, किस किस चीज़ में एप्लीकेबल होता है. तो ये सारे प्रेमाइसेस को कवर करते हैं. रेसिडेंशियल, कमर्शियल, एजुकेशन के यूज़ के लिए जो भी आप रेंट आउट कर रहे हो उन प्रेमाइसेस को कवर करते हैं. बट जो हमारे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए प्रेमाइसेस आप रेंट कर रहे हो उनको कवर नहीं करते हैं. होटल्स को कवर नहीं करते, लॉजिंग हाउसेस इन सबको कवर नहीं करते. तो याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो भी आप रेंट कर रहे हो उनको नहीं कवर करते. होटल्स, लॉजिंग हाउसेस, इन सबको कवर नहीं करते. फिर टेनेंसी एग्रीमेंट की बात करें तो सारे प्रेमाइसेस जो है आप जिनको भी रेंट कर रहे हो उनको रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स में, और इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको रेंट अथॉरिटी को विदिन 2 months. ओके, टेनेंसी पीरियड की अगर बात करें तो टेनेंट्स जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे लैंडलॉर्ड को फॉर रिन्यूअल एंड एक्सटेंशन ऑफ, मतलब अगर आपको रहना है आगे तो आप एक्सटेंशन और रिन्यू करिए अपना टेनेंट जो भी टेनेंसी पीरियड है. अगर टेनेंट फेल हो जाते हैं, मतलब टेनेंट्स जो हैं वो अपना प्रेमाइसिस को, मतलब जो भी उनका प्रेमाइसिस है उसको वैकेंट नहीं करते हैं एट द एंड ऑफ टेनेंसी, तो उनको जो है रेंट कितना पे करना पड़ेगा, ट्वाइस द मंथली रेंट ऑफ द फर्स्ट 2 months एंड 4 times द मंथली रेंट सब्सिक्वेंटली अगर वो प्रेमाइसिस में रहते हैं. सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो 2 months जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए करना पड़ेगा, और मिनिमम 6 month जो है टेनेंसी डिपॉजिट, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए करना पड़ेगा. फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है स्टेट का उस पे सेटअप किया गया है फॉर सबमिटिंग टेनेंसी एग्रीमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट. सब लेटिंग की बात करें तो ये जो है लैंडलॉर्ड्स जो है
उनके कंसेंट में ही आप सब लेटिंग कर सकते हो। पहले प्रायर कंसेंट लोगे उनसे, उसके बाद ही करोगे, और कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं किया जाएगा विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। फिर 3 टायर रेड्रेसल सिस्टम बनाया गया है। पहला है रेंट अथॉरिटी, फिर नीचे रेंट कोड, फिर नीचे उससे नीचे रेंट ट्राइब्यूनल। अब कोई भी सिविल कोड जो है उसके पास ये मैटर जाता है तो वो इससे प्रोविजंस इससे डील नहीं करेगा। फिर एविक्शन की बात करें तो टू एविक्ट अ टेनेंट, टेनेंट को घर छोड़ने के लिए मतलब निकालने के लिए लैंडलॉर्ड को अप्लाई करना पड़ेगा रेंट अथॉरिटी के पास, और उनसे बोलना पड़ेगा कि हमको एविक्शन चाहिए टेनेंट का। तो कंडीशन जो है एविक्शन की, मतलब किस बेसिस पे आप एविक्शन करोगे टेनेंट का। तो पहली चीज़, अगर उसने रेंट ना पे किया गया हो एग्रीड टाइम पे, failure to pay rent for more than 2 months, occupation of a part or whole premises without written agreement with written consent, और misuse of premises despite a written notice। तो these are the 4 points जहाँ पे आप evict कर सकते हो tenant को। तो these are the key highlights of Model Tenancy Act। Now let's come to what are the significance of it। तो पहली चीज़ है promote investment and entrepreneurship opportunities, obviously क्योंकि रेंट पे आप जब अथॉरिटी दोगे तो अभी क्या है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड प्रिंसिपल्स हो गए हैं, तो उसके कारण क्या है, आपको हेल्प मिलेगी। इंस्टीट्यूशनलाइज रेंटल हाउसिंग बाय प्रोग्रेसिवली ब्रिंगिंग इट इनटू लीगल मार्केट। प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है रेंटल हाउसिंग पे उसको बूस्ट करेंगे एज अ बिजनेस मॉडल फॉर एड्रेसिंग ह्यूज हाउसिंग शॉर्टेज। वाइब्रेंट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रेंटल हाउसिंग मार्केट को भी बढ़ाएंगे और बैलेंस करेंगे राइट ऑफ द टेनेंट्स एंड एज वेल एज द लैंडलॉर्ड्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द इश्यूज। पहली चीज़ है स्पेसिफिक डिटेल्स। ठीक है, ये क्या है, हमारे रेंटल एग्रीमेंट की माइन्यूट डिटेल्स पे भी जा रहा है। लाइक लैंडलॉर्ड कैरी अगर वाइट वॉशिंग कर रहे हैं वॉल्स के डोर्स की, टेनेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ड्रेन क्लीनिंग के लिए, गीजर्स रिपेयर के लिए। तो ये जो राइट्स हैं, डिटेल्स हैं, वो कहीं ना कहीं चेंजेस को रिस्ट्रिक्ट करेंगी। दैट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो है मे वांट टू मेक इन अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक सिचुएशन। कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है, इट डज नॉट, कोई भी क्लियर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है। बहुत सारे इनफॉर्मल रेंटर जो है उनको बाईपास किया है और ओवरलैप हो रहा है और कंफ्यूजिंग प्रोसेस है। गवर्नमेंट कंट्रोल, अपॉइंटमेंट और ओवरसाइट जो है रेंट अथॉरिटी का, कोर्ट का, ट्राइब्यूनल का, वो लेफ्ट किया इज लेफ्ट टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेफ्ट किया गया इंस्टीड ऑफ कंसर्निंग अर्बन लोकल बॉडीज। तो ये कहीं ना कहीं हमारे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का वायलेशन है। लैक ऑफ इक्वल एक्सेस, इंट्रोडक्शन ऑफ मैंडेटरी डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब उन्होंने बोला है कि मैंडेटरी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करेगा, बट वो गैप्स को ओवरकम नहीं करेगा जो भी डिजिटल लिटरेसी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये होता ही नहीं है, इंटरनेट और ये सारी चीज़ें। रेंटल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो इट फेल्स टू प्रोटेक्ट इन्होंने ये नहीं बताया है कि किसको आपको रेंट में देना है। इन्होंने मतलब जैसे कि बहुत सारे बैचलर्स हैं हो गए, अनमैरिड कपल्स हो गए, नॉन वेजिटेरियंस हो गए, ये सब कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। नॉन बाइंडिंग नेचर की बात करें तो इट इज़ नॉन बाइंडिंग ऑन द स्टेट एज लैंड एंड अर्बन डेवलपमेंट रिमेन स्टेट सब्जेक्ट। तो वो अपने चॉइस से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, जैसे कि रेरा के केस में हुआ। सॉरी। अब अदर इनिशिएटिव्स की अगर बात करें जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लिए गए हैं, पहला है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इनिशिएट किया है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। जो भी अर्बन माइग्रेंट्स हैं, पुअर्स हैं, आते हैं, उनके लिए बोला गया है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, और इट सीक्स टू फुलफिल द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ये इंप्लीमेंट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये एड्रेस करेंगी जो भी हाउसेस शॉर्टेज हो रहे हैं EWS के लिए और लो इनकम ग्रुप्स के लिए और मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए। तो स्लम ड्वेलर्स भी इसमें आएंगे, उनको पक्का हाउसेज प्रोवाइड किया जाएगा बाय 2022। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, ये इनिशिएट किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, टू आइडेंटिफाई एंड मेन स्ट्रीम अ बास्केट ऑफ इनोवेशन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब फॉर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ओके, अब आते हैं वे फॉरवर्ड में। तो पहली चीज़ है हमको बैलेंसिंग अप्रोच चाहिए। गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर जो है हमारे टेनेंट्स का, उसको हमको मतलब बैलेंस करना चाहिए किसके साथ, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है लैंडलॉर्ड्स का उनके साथ। प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर्स को अगर हम इंगेज करेंगे तो रेंटिंग हाउसिंग में, लाइक बिल्ड टू रेंट, रेंट टू ओन, इस टाइप से तो वो हेल्पफुल होगा। एंश्योर क्वालिटी, हमको सेपरेट मैकेनिज्म बनाना चाहिए बियॉन्ड मॉडल टेनेंसी एक्ट कि जो सेफ्टी है और गुड क्वालिटी है रेंटल यूनिट्स की वो एंश्योर्ड हो। यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो ब्रिंगिंग विद इन इट्स एम्बिट द स्टेट लॉ टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन मार्केट
एंड कीप चेक ऑन द राइजिंग रेंटल प्राइजेस, एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ाना चाहिए। एज लैंड एंड प्रोविजन ऑफ हाउसिंग स्टेट सब्जेक्ट है, तो हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना चाहिए। सारे टेनेंट्स, स्टेक होल्डर्स, टेनेंट्स हो गए, हमारे ऑनर्स हो गए, स्टेट टुगेदर, इन सब तीनों को एक साथ वर्क करना चाहिए। ओके, सो दिस इज द मॉडल टेनेंसी एक्ट। नाउ लेट्स कम टू नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। अब ये न्यूज़ में इसलिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन ने अभी लॉन्च किया है ये स्कीम, दैट इज़ नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये डेवलप किया गया है एट अ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, जिस हेडक्वार्टर्स में ये एक वेब पोर्टल है, अप्रोच पेपर है, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड के लिए इनॉग्रेट किया गया है। इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में ये जो इस यूनिक मॉडल से आई है कि सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड क्रिएट करना है नेशनल लेवल पे। और इंडिया में ऑलरेडी स्टैंडर्ड है हायर एजुकेशन और उसमें, बट इंडिया ने एक ये भी यूनिक मॉडल क्रिएट किया गया है। स्टैंडर्ड्स जो है वो सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को एक साथ लाएगा, जो भी सिविल सर्वेंट है जो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस से फेस कर रहे हैं उनको हेल्प करेगा। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक बेसलाइन क्रिएट करेगा सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए ऑन देयर करंट कैपेसिटी फॉर इवैल्यूएटिंग, मतलब फॉर किस चीज़ के लिए, कि जो भी हमारे ट्रेनिंग डिलीवरी की क्वालिटी है और कैपेसिटी है उसको इवैल्यूएट करना, और स्टैंडर्ड जो है ट्रेनिंग का उसको हार्मोनाइज करना। ये एस्पिरेशंस ये सेटअप, इट विल सेट एस्पिरेशंस फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। ओके, जो हम देखते हैं कि एजुकेशन में करना है। अब कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी थ्रू गैजेट ऑफ इंडिया इन 2021। कोर पर्पस इसका यही था कमीशन का कि हमको क्रेडिबिलिटी जो है उसको बिल्डअप करनी है, और हमारा जो यूनिफॉर्म अप्रोच है उसको बढ़ाना है को शेयरिंग बेसिस पे। ये स्टेब्लिश की गई थी एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी विथ कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सीबीसी जो है उसमें 3 मेंबर हैं, और ये सपोर्ट कौन करता है, इंटरनल सेक्रेटेरिएट जो है वो सपोर्ट करते हैं, और सेक्रेटेरिएट जो है वो हेड कौन करेगा, जॉइंट सेक्रेटरी के ग्रेड के जो ऑफिसर होते हैं वो हेड करेंगे। फंक्शन क्या है कि एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स बनाना है, ठीक है, एनुअल स्टेट सिविल सोसाइटी सर्विसेज रिपोर्ट बनानी है, प्रिपेयर करनी है, नॉलेज पैटर्न्स को अप्रूव करना है और हार्मोनाइज करनी है सारी चीज़ें। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पहली चीज़ है जो सिविल सर्वेंट का आउटलुक है, मेथड है, मतलब सिविल सर्वेंट्स जो भी आउटलुक है उसको एडजस्ट करना कि जो भी टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो रही है उसको अडॉप्ट कर पाएँ। एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना कि कैपेसिटी जो है कंटिन्यूसली बिल्ड हो पाए, और टैलेंट पूल जो है हम उसको अपडेट कर पाए, और एफिशिएंसी जो है सिविल सर्वेंट की उसको इम्प्रूव करने। अब नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के 8 पिलर्स हैं। पहली चीज़ है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, दूसरी है फैकल्टी डेवलपमेंट, तीसरी है रिसोर्स टारगेट, चौथी है डिजिटलाइजेशन, फिर ट्रेनिंग सपोर्ट, कोलैबोरेशन, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन और ऑपरेशन एंड गवर्नेंस। सो दीज आर द 8 पिलर्स ऑफ द एक्सीलेंस, 8 पिलर्स ऑफ एक्सीलेंस अंडर द नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द करंट इश्यूज इन विद सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। जो सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या करंट इश्यूज है, तो पहली चीज़ है लैक ऑफ ट्रेनिंग। क्या होता है, बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है एंट्री पॉइंट और इन सर्विस ट्रेनिंग पे, ठीक है, जैसे ही वो एंट्री होते हैं वहाँ पे कितना मतलब जैसे ही आप आते हो तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे उनमें ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है, और इन सर्विस जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हो तो आपको क्या वो बताया जाता है, तो उसमें ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है। और हायर सिविल सर्वेंट लाइक ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, सेंट्रल एंड स्टेट क्लास सर्विसेज हो गई, और ट्रेनिंग जो है हमारे मिडिल और लोअर लेवल पर्सनल के लिए वो नेग्लेक्ट किया जाता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कंटेंट्स जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम का वो कभी रेलेवेंट नहीं रहता, ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादातर रेलेवेंट नहीं रहता और मीनिंगफुल नहीं रहता ट्रेनीज़ के लिए, और कोई भी रिलेशनशिप नहीं है ट्रेनिंग कंटेंट्स और एक्चुअल जो प्लेसमेंट होता है ट्रेनीज़ का वहाँ पे। करिकुलम की बात करें तो इन मोस्ट केसेस अगर बात करें तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो ट्रेडिशनल लेक्चर्स जो है वो फॉलो करते हैं, मतलब मेथड, ना कि अप टू डेट नहीं रहते हैं। पुअर इवैल्यूएशन की बात करें तो ट्रेनिंग सिस्टम जो है एजुकेशन और रिसर्च से लिंक्ड अप नहीं है, तो जिसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। अब वे फॉरवर्ड में अगर देखा जाए तो अलॉन्ग विद नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सेंट्रल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बहुत सारी चीज़ें हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, जैसे कि फोकस ऑन 4 E's। सिविल सर्वेंट को लर्न हमको कैसे प्रोवाइड करना चाहिए, एम्पावर्ड लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग एंड इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इन CTI।
नॉन परफॉर्मर्स जो सिविल सर्वेंट है उनको रिमूव करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए। फिर मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए और मॉनिटरिंग करना चाहिए कि क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी का या नहीं हो रहा है। अब कुछ कुछ इनिशिएटिव्स जो सिविल सर्वेंट के फंक्शनिंग के लिए लिए गए हैं। पहला है मिशन कर्मयोगी। ये एक इंटीग्रेटेड आईगॉट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे सारे गवर्नमेंट जो सर्वेंट हैं, इरिस्पेक्टिव क्या रैंक है उनका, क्या नहीं है, उनको कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा और डोमेन जो भी डोमेन एरियाज हैं उन पे। और ये फ्यूचर रेडी सिविल सर्वेंट है विथ राइट एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज। आरंभ जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। ये फर्स्ट एवर कॉमन फाउंडेशन कोर्स है फॉर सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग के लिए। फिर नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी आई, ये अडॉप्ट की गई 1996 में। और रिव्यू बहुत सारी चीज़ें हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, जैसे कि फोकस ऑन 4 E's। सिविल सर्वेंट को लर्न हमको कैसे प्रोवाइड करना चाहिए? एम्पावर्ड लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग एंड इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इन CTI। नॉन परफॉर्मर्स जो सिविल सर्वेंट है उनको रिमूव करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए। फिर मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए और मॉनिटरिंग करना चाहिए कि क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी का या नहीं हो रहा है। अब कुछ कुछ इनिशिएटिव्स जो सिविल सर्वेंट के फंक्शनिंग के लिए लिए गए हैं। पहला है मिशन कर्मयोगी। ये एक इंटीग्रेटेड आईगॉट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे सारे गवर्नमेंट जो सर्वेंट हैं, इरिस्पेक्टिव क्या रैंक है उनका, क्या नहीं है, उनको कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा और डोमेन जो भी डोमेन एरियाज हैं उन पे। और ये फ्यूचर रेडी सिविल सर्वेंट है विथ राइट एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज। आरंभ जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। ये फर्स्ट एवर कॉमन फाउंडेशन कोर्स है फॉर सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग के लिए। फिर नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी आई, ये अडॉप्ट की गई 1996 में और रिव्यू की गई 2012 में। इसमें यही है कि प्रोफेशनल्स, इम्पार्शियल, एफिशिएंट सिविल सर्वेंट जो है उनको डेवलप करना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू नीड ऑफ सिटीजन्स। फिर लेटरल एंट्री की बात करें तो डायरेक्ट इंडक्शन ऑफ डोमेन एक्सपर्ट एट मिडिल एंड सीनियर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की rather than only appointing regular civil servant through promotion। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल बिल्स। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बिल इंट्रोड्यूस करेंगे और रिवाइज करेंगे प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 को। आपको पता होगा प्रेस जो है कौन लाया था, कब आया था, ठीक है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। मोर और न्यूज़ में अगर देखें तो 1867 में गवर्नमेंट को हेल्प किया गया कि गवर्नमेंट ने बोला कि वो प्रेस को कंट्रोल करेंगे और जो भी बुक पब्लिशिंग हो रही है उसको रेगुलेट करेंगे। और कब करेंगे? हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि उस टाइम लोग जो है गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो रहे थे, पेपर पे लिख रहे थे, पेपर पे सारी चीज़ें वो कर रहे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है लोगों का, हम उसको कर्ब करेंगे और सारे जो प्रिंट मीडिया है, प्रेस है, उनको कंट्रोल करेंगे। प्रिंटर जो थे उस टाइम क्या था कि प्रिंटर जो थे हर न्यूज़पेपर के, जो भी प्रिंट करते थे न्यूज़पेपर, उनको 2 कॉपीज़ जो है इशू करनी थी हमारे फ्री ऑफ एक्सपेंस, मतलब बिना पैसे के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करनी थी, और 1 कॉपी जो है प्रेस रजिस्ट्रार को देनी थी। अंडर द एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रजिस्ट्रार जो है न्यूज़पेपर के, उसको अपॉइंट करेगी इंडिया के लिए। और प्रेस रजिस्ट्रार जो है वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में जो रजिस्टर है न्यूज़पेपर का, उसको हमारा मेंटेन करेंगे। हर बुक और पेपर जो भी प्रिंट होता था शैल बी प्रिंटेड लेजिबली ऑन इट्स नेम, मतलब उसमें प्रिंटर का नेम होना चाहिए और प्लेस कहाँ से प्रिंट हो रहा है, नेम होना चाहिए पब्लिशर का जिसने जो पब्लिश कर रहा है, और प्लेस जो है वो पब्लिकेशन का। ओके, तो ये था हमारे पहले। अब ब्रीफ हिस्ट्री अगर देखें इस एक्ट की, इस एक्ट की, तो लेगेसी जो है अगर बात करें तो ये बिगिन हुई थी सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, जो लॉर्ड वेलेस्ले लेकर आए थे, उन्होंने इम्पोज किया था। उन्होंने जो भी हमारे फ्रेंच इन्वेशन आए थे तो उस टाइम क्या था कि उन्होंने कि इसमें ना छपे, तो फ्रेंच जो है वाशिंगटन, मतलब फ्रेंच को जो है इन्वेशन जो है इंडिया का ना हो सके, तब लाए थे। फिर रिट्रैक्टेड इन 1818 बाय लॉर्ड हास्टिंग। फिर गवर्नर जनरल जॉन एडम्स आए, उन्होंने एक्ट किया लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस एक्ट, जो कि 1823 का था। फिर गवर्नर जनरल मेटकल फाये, उन्होंने अबॉलिश किया ये ऑर्डिनेंस और रिपील इट विथ प्रेस एक्ट 1835। फिर लाइसेंसिंग एक्ट 1857 आया, जहाँ पे न्यूज़पेपर, प्रिंटेड मैटर्स, ऑल बुक्स जो है लॉ के अंदर आ गई। फिर करंट प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक्स एक्ट 1867 जो है ये एम किया गया कि कब करेंगे what the British government thought was the role of press in the revolt of 1857, because revolt of 1857 इसी
की वजह से हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये 1867 का ये एक्ट लाया। ओके, अब व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द ड्राफ्ट बिल, जो अभी बिल आया उसके क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं हम वो देखते हैं, उसके बाद हम प्रेस रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों है वो देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा जो डिजिटल मीडिया है उसको अंडर लाना मिनिस्ट्री ऑफ आईबी के अंदर, ठीक है, जो भी और जो भी कॉलोनियल एरा है उसको ख़त्म करना। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे ही बिल पास्ड होगा तो डिजिटल न्यूज़ मीडिया पब्लिकेशन जो है उनको रजिस्टर किया जाएगा विद द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल विद इन 90 डेज़ के अंदर। फिर पावर ऑफ एंटिटी की बात करें तो गवर्नमेंट एंटिटी जो है उसके पास पावर है कि वो एक्ट कर सकती है अगेंस्ट डिजिटल पब्लिकेशन फॉर वायलेशन एंड सस्पेंड कर सकती है और कैंसिल कर सकती है रजिस्ट्रेशन और पेनल्टीज इम्पोज कर सकती है। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो इस सिंपल सिस्टम को ले डाउन किए हैं ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ई पेपर्स, और एम इनका यही है कि जो भी सर्टेन एग्जिस्टिंग प्रोविजन है बुक्स के रजिस्ट्रेशन के लिए उसको रिमूव करें, जो भी बहुत ही ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं उनको रिमूव करें। रूल मेकिंग अथॉरिटी की बात करें, रूल मेकिंग अथॉरिटी की, तो बिल इनेबल करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि अप्रोप्रिएट रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम करें कि जो भी क्राइटेरिया और कंडीशन है गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में बढ़ाने का उन सब चीज़ों को रेगुलेट करें। एपिलिएट बोर्ड की बात करें तो देयर शैल बी एन एपिलिएट बोर्ड बनाया गया है टू बी कॉल्ड द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एपिलिएट बोर्ड, जहाँ पे चेयरमैन होंगे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होंगे, एक मेंबर होंगे जो कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ही नॉमिनेट करेंगे, अपने ही मेंबर्स हैं। तो ये जो है ये एपिलिएट बोर्ड, और आफ्टर फुलफिलिंग कंडीशन लेड डाउन इन प्रपोज्ड एक्ट, तो बोर्ड जो है वो अब डिसीजन बनाएगी बाइंडिंग और फाइनल। ओके, सो दीज आर द साइलेंट फीचर्स। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द इश्यूज ऑफ द बिल। प्रोविजंस जो है डिक्लेयर किया है द रूल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़ ऑन डिजिटल मीडिया मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब ये एक वेग और अनक्लियर क्लॉज है। ये पीपल को प्रोहिबिट करेगा कि जो भी पब्लिकेशन है वो आप लाइए अगर वो कन्विक्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर, और लैक है इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी के फॉर द अपॉइंटमेंट प्रेस जनरल, और रिक्वायरिंग द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल न्यूज़ ऑन डिजिटल मीडियम्स अंडरमाइंस द एबिलिटी ऑफ इंटरनेट ऑब्वियसली। ठीक है, तो दीज आर द इश्यूज। व्हाट आर द, अब नीड क्या है हमारे प्रेस रेगुलेशन की, तो पहली चीज़ यूनिफॉर्मिटी ब्रिंग करना डिजिटल मीडिया में, फेक न्यूज़ को कब करना, मीडिया आउटलेट्स जो है उनको अकाउंटेबल बनाना, और सिंप्लीफाई करना प्रोसीजर्स रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स ऑन कंप्लाइंस। अब व्हाट आर द कंक्लूजन, तो हमको कंक्लूजन यही है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ये सबको बैलेंस बना के हमको यूज़ करना है कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो डिस्टर्ब ना हो और हेट स्पीच वगैरह जो है वो बढ़े ना। तो दिस इज द कंक्लूजन। नाउ लेट्स कम टू न्यूज़ इन शॉर्ट। अब इंक्रीजिंग टेन्योर ऑफ हाउस कमिटीज़, तो इन फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की गई, तो पैनल ने रिप्रेजेंट किया अपनी रिकमेंडेशन टू राज्यसभा चेयरमैन, और उन्होंने रिकमेंडेशन में बोला कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की टेन्योर है कितना है आपको पता है 1 साल है, तो उसको बढ़ा के 2 साल करिए। कमेटी आर इंट्रोड्यूस करिए पार्लियामेंट में जो भी मेजर रिपोर्ट्स जो हैं उसको डिस्कस करने के लिए। एग्जिस्टिंग कमिटीज़ जो है इंडस्ट्री और कॉमर्स में उसको क्या करना है मर्ज करिए और सेटअप करिए एक न्यू कमिटी ऑन टूरिज्म एंड कल्चर। जो हमारे डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी है उनके जो मीटिंग्स हो रही हैं उनके इश्यूज़ को आप सॉल्व करिए। और फॉर राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की बात करें तो सारी वैकेंसीज जो है उसको वर्क करिए कि हमारा जो सेक्रेटेरियल वर्क है वो बहुत अच्छे से हो पाए। ओके, फिर राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की बात करें तो ये सेटअप हुई थी अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 98, जहाँ पे प्रोवाइड करती है कि सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ होना चाहिए हर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के लिए। ये फंक्शन करेगी अंडर द गाइडेंस ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ राज्यसभा चेयरमैन, और इनका मेन एक्टिविटीज़ क्या है, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को सर्विसिंग प्रोवाइड करना, और पब्लिश करना रिकॉर्ड्स ऑफ डे टू डे प्रोसीडिंग ऑफ राज्यसभा एटसेट्रा। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेक्रेटेरिएट। नाउ लेट्स कम टू व्हाट पार्लियामेंट्री कमिटीज़। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है वो कमिटी है, कौन अपॉइंट करता है, इलेक्ट करता है, स्पीकर और चेयरमैन इलेक्ट करते हैं, उनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे सेक्रेटेरिएट होता है जो लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट होता है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो है अपनी अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 105 और 118 से, और पार्लियामेंट जो कमिटीज़ हैं वो मतलब पार्लियामेंट जो है वो बाउंड नहीं है कमिटीज़ के द्वारा। स्टैंडिंग कमेटी होती है और एडहॉक कमेटी होती है। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज़। अब आते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अभी इलेक्शन ऑफ मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, तो कौन प्रेसिडेंट बना है आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। येस, इट इज़ अ वेरी वेग क्वेश्चन। वेग क्वेश्चन इज़ व्हाट, कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, बट आप मुझे बताइएगा कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है इस बार। और
ठीक है, तो ये मुझे आप बताइएगा। तो अंडर आर्टिकल 62 क्लॉज 1 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट की वैकेंसी को फिल करने के लिए। जैसे ही प्रेसिडेंट 5 साल कंप्लीट हो जाता है, उसके मतलब 5 साल कंप्लीट होने वाला होता है, तो 6 मंथ पहले ही इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। ओके, तो 6 मंथ पहले ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। अब इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन आता है वो इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया जाता है बाई इलेक्टोरल कॉलेज, जहाँ पे एमपीज होते हैं दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के, जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं वो होते हैं, और एमएलएज होते हैं हमारे स्टेट और राज्यसभा स्टेट्स के और दिल्ली और पुडुचेरी के। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा लोकसभा असेंबलीज के मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हमारे इलेक्टोरल कॉलेज में। ओके, नाउ लेट्स कम टू इलेक्शन जो है हमारे प्रेसिडेंट का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और विनिंग कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड है कि वो 50% ऑफ द वैलिड वोट्स +1 जो है सिक्योर करे, तो वो कैंडिडेट विन हो जाएगा। अब एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्टर्स आर नॉट बाउंड टू वोट अलोंग द पार्टी लाइन्स। ठीक है, इलेक्टर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जहाँ पे उनकी पार्टी वोट करेगी वहीं पर वोट करना है, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। दिस इज द मेन पॉइंट जो आपको याद करने की जरूरत है, बिकॉज आपको सारे पॉइंट तो पता होंगे बट ये पॉइंट नहीं पता होगा, तो ये पॉइंट आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कंडक्ट करती है, वो अथॉरिटी है जो कंडक्ट करती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। नाउ लेट्स कम टू हाउ द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ लॉ मेकर इज कैलकुलेटेड। तो जनरल इलेक्शन में आपको पता होगा कि पीपल जो है पीपल इलेक्ट करते हैं लेजिस्लेटर्स को, तो जैसे एमपी और एमएलएस इलेक्ट हो गए। अब लेजिस्लेटर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बात करें तो लेजिस्लेटर्स मतलब ये लेजिस्लेटर्स हो गए। अब लेजिस्लेटर्स जो है हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, एमपी और एमएलएस। ओके, अब एक पर्सन का एक ही वोट होता है, जैसे यहाँ पे इतने सारे पर्सन हैं, पीपल ने इलेक्ट किया लेजिस्लेटर्स को, तो एमपी और एमएलएस को, तो एक पर्सन का एक ही वोट है। तो एक एमपी का वोट कितना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, जितना भी वोट्स असाइन किया गया है एमपी को अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज। लेट्स से फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ एमपीज 70 है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू एमपी, जितना भी वोट्स असाइन किया है उससे उसको हम डिवाइड कर देंगे। अब एक एमएलए का वोट कितना है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन नंबर ऑफ एमएलएस अपॉन 1000। ओके, अब द वैल्यू जो है वोट का हर इलेक्टर का, एमपी और एमएलए का, वो प्री डिटरमाइंड है, पहले से डिटरमाइंड है। फॉर ईच एमपी वैल्यू जो है वो फिक्स की गई है 70 पे, और द टाइम द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो रिड्यूस किया गया है 700, पहले 708 था, बिकॉज अभी जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका एब्सेंट है, इसलिए वहाँ पे रिड्यूस किए गए। ओके, नाउ लेट्स कम टू रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी लीगल अमेंडमेंट की बात की है इन आरपी एक्ट 1950, और मॉडिफिकेशन किया है इन रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स 1960 में, और उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो उन्होंने बोला है जो भी 17 साल के ऊपर है वो अप्लाई कर सकते हैं एडवांस में अपने वोटर लिस्ट में एनरोल होने के लिए। इलेक्टोरल रोल जो है वो अपडेट किया जाएगा हर क्वार्टर, हर 4 महीने में, एंड एलिजिबल यंगस्टर्स जो है वो नेक्स्ट क्वार्टर में रजिस्टर कर सकते हैं in which they have attained qualifying age of 18 years। ऑप्शनल प्रोविजन दिया गया है कि आप आधार को लिंक करें या ना करें, ये आपको ऑप्शनल प्रोविजन है, आपकी मर्जी है। फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली इनॉग्रल सेशन को एड्रेस किया है फॉर फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मीट में। अब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो स्टेब्लिश की गई है अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 का, जो कि लीगल एड प्रोवाइड करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी लोक अदालत, और लीगल और लिटरेसी कैंप बढ़ाएगी। अपॉर्चुनिटीज़ जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जस्टिस हैं, जो भी सिटीजन्स को नहीं मिलते हैं, पूरा सेक्शन को नहीं मिलते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी कि ये सारी चीज़ें उनको मिले। देयर आर टोटल अगर बात करें तो 676 डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं हमारे कंट्री में, और ये हेड कौन करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हेड करते हैं, जिनके हु एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ DLSA। तो डिस्ट्रिक्ट जज क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं DLSA का। अब DLSA जो है वो कंट्रीब्यूट करती है कि जो भी लोक अदालत, जो भी हमारे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज में बर्डन है उसको रिड्यूस हो पाए, और लोक अदालत जो है ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के द्वारा दिया गया है। अब लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट की बात करें 1987 की, ये एनेक्ट किया गया था टू स्टैब्लिश अ नेशन वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन के लिए, और आर्टिकल 39A जो है हमारा DPSP का उसको प्रमोट करने के लिए। नालसा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर LSA, और ये बेस्ड ऑन टेरिटोरियल एंड सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिडिक्शन फ्री लीगल सर्विसेज एड अथॉरिटीज जो है इमेजेस में दी गई हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी,
हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, स्टेट लेवल सर्विसेज कमेटी, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी वो हो गई। अब टेली लॉ सर्विसेज टू बी मेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सिटीजन्स फ्रॉम 2022। अब टेली लॉ सर्विसेज जो है सिटीजन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम 2022। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन की गई है बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑन इंटीग्रेटेड डिलीवरी ऑफ लीगल सर्विसेज। एज पर द एग्रीमेंट अगर बात करें तो नालसा जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी 700 जहाँ पे 700 लॉयर्स होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में एक्सक्लूसिवली फॉर टेली लॉ प्रोग्राम। ये एम्पेनल लॉयर्स जो है वो एक्ट करेंगे एज अ रेफरल लॉयर एंड असिस्ट करेंगे कि जो हमारा डिस्प्यूट अवॉइडेंस है मैकेनिज्म है और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है प्री लिटिगेशन स्टेज में उसको स्ट्रेंथन करेंगे। ये 2017 में लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, और ये प्री लिटिगेशन टूल्स को बढ़ाती है। ओके, सो दिस इज़ द टेली लॉ सर्विसेज। नाउ लेट्स कम टू प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक पिटीशन रिफ्यूज़ किया है जो जैन कम्युनिटी ने अभी फाइल किया था पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला था टू एनफोर्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अगेंस्ट एलिस्ड कन्वर्जन ऑफ इट्स रिलीजियस प्लेस बाय अनदर सेक्ट। तो उन्होंने बोला था कि हमारा जो रिलीजियस प्लेस था उसको कन्वर्जन करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये पिटीशन रिफ्यूज़ कर दिया है। एक्ट 1991 का क्या बोलता है, ये प्रोहिबिट करता है कि किसी भी वर्शिप जो भी किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, एंड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप as it excited in 15th day of August 1947। अब की प्रोविजंस क्या है, तो सेक्शन 3 क्या करता है, हमारा कन्वर्जन जो है उसको बार करता है, मतलब मना करता है इन फुल और पार्ट ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को कन्वर्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल सेक्शन 4 क्लॉज 2 क्या बोलता है, कोई भी सूट और लीगल प्रोसीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्टेंट ऑन 15th August 1947 पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट शेल अबेट एंड नो फ्रेश सूट एंड लीगल प्रोसीडिंग शेल बी इंस्टीट्यूटेड। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ऑब्वियसली तो स्टेट को एनफोर्स करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट ऑपरेशनलाइज्ड और ऑब्लिगेशन जो है हमारी सेकुलरिज्म से रिलेटेड हम उसको प्रमोट करें, और नॉन रेट्रोग्रेशन जो है उसको प्रिजर्व करना है एज एन essential feature of Indian secular values that must not be any regression of rights। अब आते हैं फैमिली कोड्स। फैमिली कोड एक्ट 2022 की बात करें तो एक्ट ने अभी ग्रांट किया है स्टैट्यूटरी कवर जो भी ऑलरेडी स्टेब्लिश फैमिली कोड है हमारे हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में। ठीक है, तो एक्ट जो है अमेंड किया है फैमिली कोड एक्ट 1984 को, जो प्रोवाइड करते हैं कि आप फैमिली कोड को स्टेब्लिश करिए बाय स्टेट के द्वारा जो है फैमिली कोड स्टेब्लिश हो टू डील विद डिस्प्यूट रिलेटेड टू फैमिली एंड मैरिजेस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है कि डेट्स जो है एक्ट की उसको नोटिफाई करिए टू कम इन फोर्स इन डिफरेंट स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जो है उन्होंने फैमिली कोड सेटअप किया इन देयर स्टेट्स अंडर द एक्ट। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्ट जो है ये एक्सटेंड नहीं किया था इन स्टेट्स में, मतलब हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में एक्सटेंड नहीं किया था। अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात करें तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अभी 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कि जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो भी हमारे बायर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कंज्यूमर्स को राइट्स को एनफोर्स करने के लिए। इसका एम यही है कि कंज्यूमर्स के जो भी राइट्स हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के द्वारा जो भी हैम्पर हो रहे हैं वो सब ना हो। और ये इन्होंने एम्पावर किया कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है, अगर कंज्यूमर के राइट्स वॉयलेट हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करिए। ठीक है, ऑर्डर रिकॉल्स करिए गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट की। ठीक है, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, ऑर्डर रिकॉल्स ऑफ अनसेफ गुड्स एंड प्रैक्टिसेस, ऑर्डर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, और फिर पेनल्टीज को इम्पोज करना। ये इनिशिएट किया गया क्लास एक्शन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इवन दोज कंज्यूमर्स हु आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स। अपील्स जो है अगेंस्ट द एनी ऑर्डर ऑफ दिस में बी फाइल्ड, कहाँ पे फाइल की जाएंगी, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में फाइल किए जाएंगे विद इन पीरियड ऑफ 30 days।
इन द रिलेटेड डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि स्टेट्स को कि स्टार्ट करे प्रोसेस टू फिल द वैकेंसीज इन स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन 6 months बिफोर वैकेंसीज अराइजेस। अब SCDRCs जो है वो स्टेट लेवल एपिलेट बॉडी है अंडर CPA। अब अचीवमेंट्स क्या क्या है, इन्होंने एडवाइजरी इशू किया ई कॉमर्स एंटिटीज़ के लिए, जो भी आयुष ड्रग्स हैं उनको सेल के लिए, गाइडलाइंस इशू की ऑन प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड एंडोर्समेंट, और वर्क किया कि टू डेवलप फ्रेमवर्क डेवलप करिए फेक रिव्यूज़ जो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जो आती हैं उनको उनको के लिए एक फ्रेमवर्क डेवलप करिए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ पॉलिटी सेक्शन। आई विल स्टार्ट विथ इंटरनेशनल रिलेशन टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।